Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we are going to discuss on the NTA JNUE MSc 2013 Environmental Science lecture number 2. ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन होगा हमारा लेक्चर नंबर 1 का, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स पे ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कंसंट्रेट करें कि कौन कौन से क्वेश्चंस और किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी से आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, दिस इज दी बिगिनिंग ऑफ द रैपिड रिवीजन और बूस्टर शॉट्स सीरीज। ठीक है, तो आपको यहाँ से अपने आप को बहुत ज़्यादा बूस्ट करना होगा, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है। और मैं आपके साथ हमेशा रहा हूँ और आज भी आपके साथ हमेशा रहूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछें और क्वेश्चंस पूछें। जो भी आपके मन में डाउट्स है आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखें, या मेरा नंबर है जो कि आप टाइप कर सकते हो। डेफिनेटली आप उस पर कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, and yes, our test series is going on in the online classes, and if you are interested you can join our test series। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप अच्छे से रिविजन कर सकते हो। ओके, so so the first question is asking here is about the Lissajous figure। तो Lissajous figure क्या होता है ये सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि when two waves meet each other perpendicularly। ठीक है, कैसे मीट कर रहे हैं? परपेंडिकुलरली। देन दे सुपर इम्पोज, एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट शो ए कर्व। तो ये कर्व शो करता है। तो ये सारे कर्व्स है आपके। ठीक है, यहाँ पे एक फेज भी दिख रहा होगा आपको कि एक वेव और दूसरे वेव के बीच में एक फेज का डिफरेंस जरूर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, एंड y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फाइव का है फेज डिफरेंस। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इसका यूज क्या है लिसाजियस फिगर का? सबसे पहली बात ये आती है। तो लिसाजियस कर्व जो होता है वो यूज होता है एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करने के लिए कि एक डिवाइस जो है वो प्रॉपरली कैटेगराइज हो सकता है क्या? मर्मिस्टर। तो वो ये वर्ड भी याद रखो, मेमरिस्टर। मेमरिस्टर जो है वो क्या होता है? ठीक है, एक डिवाइस प्रॉपरली मेमोरिस्टर्स की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको पता करने के लिए आपको लिसाजियस फिगर्स की जरूरत होती है। तो मेमोरिस्टर क्या होता है? मेमोरिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर दैट जॉइंस अ कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर टू मेक ए फोर्थ न्यू kind of element which known as resistance is called as memristance, which varies as a function of flux। तो ये फ्लक्स के हिसाब से वैरी। तो इफ़ यू कंसिडर दैट मर्मिस्टर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका वोल्टेज है, ये आपका चार्ज है, ये आपका करंट है और ये आपका फ्लक्स है। ठीक है, तो आप देखो वोल्टेज और चार्ज दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो कैपेसिटर का फॉर्मूला आता है, दैट इज डी क्यू इक्वल टू सी डी वी। ठीक है, इसी तरीके से वोल्टेज एंड करंट को मिलाते हो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है बी इक्वल टू आर इंटू डी आई। ठीक है, जिसमें कि आपको पता है कि डी क्यू अपन डी टी जो होता है वो करंट होता है। देखो ये फॉर्मूला का जनरल सीक्वेंस है। उसी तरीके से आई और फ्लक्स, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो एल डी आई होता है इंडक्टर में। ठीक है, दिस इज ए इंडक्टर, दिस इज ए कैपेसिटर एंड दिस इज ए रजिस्टर, जो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, बट अब एक और कंपोनेंट है जो कि आता है मर्मिस्टर। ठीक है, तो मर्मिस्टर कहाँ से आ गया? ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स की बात चल रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक फॉर्मूला है जिसमें डी फाई इक्वल टू एम डी क्यू, जिसमें एम जो है वो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का अगर आप यहाँ पे देखो कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ है, तो रेजिस्टेंस को हम ओम बोलते हैं, कैपेसिटेंस को हम फराड बोलते हैं, इंडक्टेंस को भी हम हेनरी बोलते हैं, बट मर्मिस्टेंस को भी हम ओम लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है? वेबर अपॉन कूलम। वेबर क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। ठीक है, और सी तो कूलम है ना। तो दिस इज द वे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, चार्ज और मैग्नेटिक फ्लक्स को दोनों को जब ज्वाइन किया जाता है तब फॉर्मूला बन के आता है मर्मिस्टर का। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसके डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस मर्मिस्टर्स पे आ सकते हैं, तो यू शुड रीड अबाउट दी मर्मिस्टर। ओके, आई होप कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि velocity
of sound is measured in hydrogen and oxygen gas at a given temperature, the ratio of the two vehicles VH upon VO will be। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो एक चीज याद रखो कि जो ये पढ़े थे हम, कौन सा क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ा था, स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव पर यूनिट टाइम, ठीक है। सेकंड क्या पढ़ा था, स्पीड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम एंड एज वेल एज द मीडियम इटसेल्फ, ठीक है। फिर आता था क्या कि लैपलेस करेक्शन भी इसमें आ जाता था। द प्रोपागेशन ऑफ साउंड इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लैपलेस, एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था किसका, स्पीड का। he has given a formula of speed that is गामा आर टी अपॉन एम का रूट ओवर, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेसिफिक हीट रेशियो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर मास, these three things will be your what, the formula based जो आपका इंटरप्रिटेशन होगा उसमें इसको यूज होगा। ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ गैस, वेलोसिटी ऑफ गैसेस भी, तो ये फार्मूला था। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम रेशियो बना लें तो VH अपॉन VO, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, वो किसके बराबर होगा, रूट ओवर ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्ट फार्मूला ये लगा लो और ये भी फार्मूला लगा लो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों ही डाई एटॉमिक गैस है। तो दोनों का जो गामा का वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो दोनों का गामा का डाई, देखो मोनो एटॉमिक गैस का ही पूछ सकता है, इसीलिए मैं सावधान कर रहा हूँ। मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, इनके जो आपके गामा की जो वैल्यू है वो आपको याद करनी है, तभी आप एग्जाम में एक्सेल करोगे। देखो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक गैस के जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में थोड़ा जाके रिवीजन कर लो, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दो इन सब चीज़ों पे। तो ये अगर आपका हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, मास का जस्ट डिवीजन करके रूट ओवर लगा दो तो 4:1 आ गया आंसर। तो ये आपका आंसर था। इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थिंग इज दैट कि आप कितना अच्छे से प्रॉपर्टीज को पढ़ के जाते हो, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं और बार बार आएंगे, तो आप इस चीज को अच्छे से रिवीजन कर लो, क्योंकि these are the questions that is coming rapidly in the exam। kinetic theory of gases is very very important topic, इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं। अगर बात करते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, ओके सो बोल रहा है कि एयर बबल जो है वाटर में किस तरीके से बिहेव करता है। तो आप देख सकते हो ये एक एयर बबल है, ठीक है, वाटर में ये एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। डाइवर्जिंग लेंस का मीनिंग क्या है कि जो रेस है वो एक पॉइंट से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपका, इस लाइन से वे रेज जो निकल रहा है ये सारे रेज दूर भाग रहे हैं। दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, सीधी सी बात है फ्रॉम फिगरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। बट नाउ अंडरस्टैंड दैट कि जो एयर बबल्स है, ठीक है, दैट आर सर्कुलर स्फीयर्स व्हिच आर मेड अप ऑफ थिन फिल्म्स ऑफ वाटर विथ एयर इनसाइड है। द सरफेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू दिस स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड द एयर प्रेशर इनसाइड द बबल, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी रिक्वायर होता है इस बबल को बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास ये बबल के अंदर पानी भर दिया जाए, ठीक है, वी नो दैट एयर एंड वाटर हैज टू डिफरेंट मीडिया, तो दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। देखो पहले हवा था, फिर उसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है। तो अगर मैं पानी के अंदर इसको डालूंगा, किस बबल को, इस बबल को पानी के अंदर मैंने ले लिया, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग है। तो वाटर का जो है वो 1.33 है और एयर का 1 मान के चल रहे हैं, तो वाटर का एयर से ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो दिस मीन्स क्या होगा, इस मीन्स कि वाटर इज डेंसर मीडियम देन एयर, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर ए रे पास थ्रू द वाटर एंटरिंग द बबल। तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, डाइवर्ज होगा, that will diverge। So we can understand that ray is moving from denser medium to rarer medium। Also we need to keep in mind that air bubbles have a convex surface। तो air bubble का जो surface है वो convex है। तो इस वजह से क्या होगा, जो रे डायग्राम बनेगा वो एंटर तो करेगा, लेकिन कॉन्वेक्स होने की वजह से उसका जो नॉर्मल है, देखो क्या हुआ यहाँ पे, आप देखो
दिस इज द नॉर्मल। तो नॉर्मल से जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, दिस इज डेंसर, दिस इज रेयर मीडियम, तो ऑब्वियसली डाइवर्ज किया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये रेयरर से आपका डेंसर की तरफ जाएगा तो ये कन्वर्ज करेगा। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जिस तरीके से आया था उस तरीके से नहीं मूव होके वो डाइवर्ज हो रहा है। आया समझ में? तो ये फिगर है, रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट था। अगर आप रे डायग्राम अच्छे से पढ़ लेते तो आपको इसको इस चीज को बड़े अच्छे से बना लेते। सो इट क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, बट आपका डायग्रामेटिकल क्वालिटी फॉर ए फिजिक्स क्वेश्चन कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है। तो आइए आप थोड़ा डायग्रामेटिकल क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायग्राम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाओ भाई। हाँ, अगेन दिस आर दी होमवर्क्स। बाईफोकल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस एंड कन्वर्जेंट लेंस जो होता है उनके बारे में आप थोड़ा जाकर पढ़ो। ठीक है, क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का ये वाला जो पोर्शन है इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान दे देना। देन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑब्लिगुइटी। ठीक है, तो चेंज ऑब्लिगुइटी मतलब क्या है कि जो तुम्हारा अर्थ का एक्सिस है, दिस इज अर्थ की एक्सिस। ठीक है, और दिस इज दी ऑर्बिटल प्लेन जिसके चारों तरफ वो घूमता है। ठीक है, तो अर्थ एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच में जो आपका एंगल बनता है, दैट वी आर सीइंग हियर। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है कि अर्थ की एक्सिस जो है वो करंटली टिल्टेड है 23.4 डिग्री में, अबाउट हाफ वे बिटवीन इट्स एक्सट्रीम एंड दिस एंगल इज वेरी स्लो डिक्रीजिंग। तो ये कब की बात चल रही है? ये 2021 की बात चल रही है। ठीक है, स्लोली डिक्रीजिंग इन साइकिल दैट स्पैन्स अबाउट 41,000 ईयर्स। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है जो कि इससे आया है, मिलैंकोविक साइकिल्स। रीड इट, इसके बारे में पढ़ो। अगर नहीं मिलेगा तो आई विल सेंड यू द लिंक, बट इसके बारे में पढ़ो, मिलैंकोविक साइकिल्स के बारे में पढ़ो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 2013 का, तो ऑब्वियसली थोड़ा हम घिसका लेंगे, 23.27 ले लेंगे, तो दैट इज ओके। 23.27 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा हो। बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप देखो 20 तो ले नहीं सकते हो, एलिमिनेट करो, 20 को काट दो, क्योंकि इसी के बीच में वो ट्रैवल करेगा, 28 भी नहीं होगा। 24 3 तो एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जा रहा है, वो तो पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, फिलहाल 23.4 है, तो 24 तो पहुंचेगा नहीं, एक स्टेप तो आगे नहीं भागेगा। पीछे की बात चली तो पीछे में चलेगा तो 23.27 ही आएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी था, तो ये आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने बोल दिया है, मिलांकोविक साइकिल पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ना है, उसको रुकना नहीं है। So this question they are asking, which of the following is the weakest acid? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा वीकेस्ट एसिड है। तो अगर आप द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखोगे तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले फेनॉल। ठीक है, फिर आएगा मिथाइल अल्कोहल, फिर इथाइल अल्कोहल, फिर टी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, सो व्हाई दिस इज, बिकॉज फेनॉल में क्या होता है कि फेनॉक्साइड आयन जो होता है वेरी स्टेबल होता है। दिस इज ड्यू टू द पार्शियल डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन ओवर द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो H प्लस आयन जो है वो फेनॉल में बड़े अच्छे से रिलीज हो जाता है ड्यू टू पार्शियल डीलोकलाइजेशन ऑफ आयंस। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ टी ब्यूटाइल अल्कोहल की, तो इसमें वो रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो जो 3 मिथाइल ग्रुप है वो इस ऑक्सीजन एटम को पे अपनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी छोड़ रहा है, तो वो H प्लस आयन को जो है अच्छे से होल्ड करके रख रहा है, होल्डिंग इसमें बढ़ जा रहा है। तो ये वीक एसिड बनेगा क्योंकि ये H प्लस आयन को अच्छे से रिलीज नहीं कर पा रहा है। तो दैट्स वाई 3 methyl group in the tertiary butyl alcohol provides inductive effect। तो इसको पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री में पूछा भी जाता है। तो inductive effect and increases the electron density of the oxygen atom of OH group. This makes it harder to attract the shared pair of electrons of H plus towards the O atom। ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट पे क्वेश्चन था।
ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आप जरूर रिवाइज कर लेना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये 3 मिथाइल ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और फिनॉल का भी समझ में आया। देखो ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लो अगर पीके वैल्यू, बहुत आसान बन जाएगा। जिसका पीके वैल्यू कम है ऑब्वियसली वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अमूमन आते रहते हैं, तो इसके लिए तैयार रहना कि नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका हाई है किसका कम है, इस चीज़ पे ध्यान रखना। आई होप कि ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। ठीक है, वी विल अगेन कमिंग विद न्यू लेक्चर सीरीज। हैव ए नाइस डे।